कैसा लगेगा जब आप कई सालों तक अपने घर के बाहर रहो और जब वापस आओ तो आपके घर के सामने ऑलमोस्ट उसे टच करते हुए एक प्राइवेट कंपनी खड़ी हो। कुछ ऐसी घटना तमिलनाडु के मदुराई डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, जब अचानक से कई बड़े बड़े प्राइवेट ग्रेनाइट कंपनीज इस डिस्ट्रिक्ट में उत्पन्न होने लगी। लेकिन किसे पता था कि ये घटना कोई कोइंसिडेंट नहीं बल्कि ₹16,000 करोड़ का एक फुल्ली प्लान स्कैम था। इस स्कैम को सामने लाने के लिए कई रियल लाइफ नायकों का हाथ था, जिनके बारे में आज हम इस तमिलनाडु ग्रेनाइट स्कैम के पूरे विश्लेषण में जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ये कहानी है साउथ तमिलनाडु के मदुराई डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले वी धर्मलिंगम की, जिनका घर कीजावालवू नाम के एक छोटे से गांव में होता था, जो साल 1995 से 1997 तक कुवैत देश में एज ए ड्राइवर काम करने के लिए चले गए। पर साल 1997 में जब वे वापस अपने गांव आते हैं तब उनको चौंकाने वाला ऐसा दृश्य नजर आता है जिसको उन्होंने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। धर्मलिंगम गांव अपने ग्रेनाइट भंडार से भरे हुए माउंटेन्स के लिए प्रचलित था। और मैं आपको बता दूं कि ये ग्रेनाइट वो कॉमन रॉक है जो आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और लग्जूरियस इंटीरियर्स में इस्तेमाल होते हुए कई जगहों पर नजर आ जाता है। धर्मलिंगम के घर को एक ऐसे ही ग्रेनाइट वाले पहाड़ के नजदीक पर बनाया गया था, पर कुवैत से वापस आते ही उन्होंने कटे माउंटेन ब्लॉक्स के साथ उस जगह पर प्राइवेट ग्रेनाइट कंपनीज को सेट होते हुए देखा। यहाँ गौर देने वाली बात ये थी कि ये प्राइवेट कंपनीज एक सरकारी जमीन पर माइनिंग एक्टिविटीज कर रही थी। गांव का स्थानिक होने के कारण वे जानते थे कि ये सरकारी जमीन है और जरूर अवैध तरीके से माइनिंग यहाँ पर हो रही होगी, इस बात की उन्हें कल्पना थी। इस अवैध खनन के कारण धर्मलिंगम गांव को अच्छा खासा नुकसान भी होता है। साल 1995 में ये गांव बहुत ही उपजाऊ और संपन्न था, जहाँ पर पैडी यानी चावल, ग्राउंडनट, शुगर केन, याम इन जैसे अलग अलग खेती प्रोड्यूसर्स का उत्पादन होता था। लेकिन अब ये गांव काफी सूखा और बंजर दिखाई देने लगा। 1995 में यहाँ पर 30 से 35 फीट नीचे में पानी मिल जाता था, लेकिन ग्रेनाइट इंडस्ट्री की वजह से 700 फीट नीचे बोरवेल्स बनाने के बावजूद गांव वालों को पानी नहीं मिल पा रहा था। और ये सब कुछ अवैध और अनियंत्रित खनन के कारण हो रहा था। ग्रेनाइट माफिया ने वो कनाल्स भी बंद कर दी थी जिससे वैगई नदी का पानी गांव तक पहुंचता था। ये सब देखने के बाद धर्मलिंगम ने शक्तिशाली ग्रेनाइट माफिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया और उनके अंदर उनकी एक प्रमुख भागीदारी ली, जहां पर साल 1998 से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल्स, सक्सेसिव चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, गवर्नर्स और प्रेसिडेंट्स को भी पिटीशन भेजा। लेकिन उनके सारे पिटीशंस और पत्रों का कभी कोई जवाब नहीं मिल पाया। यहाँ उनकी इस लड़ाई में कोई उनका साथ देते हुए नहीं दिखाई दे रहा था। पर इतने में एंट्री होती है हमारे कुछ नायकों की, जहां आखिरकार मई 2012 में धर्मलिंगम के प्रार्थनाओं का जवाब मिला, जब तब के मदुराई के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यू सगयम ने तमिलनाडु सरकार को एक कॉन्फिडेंशियल 13 पेज की रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि अनुमानित ₹16,000 करोड़ का इलीगल ग्रेनाइट माइनिंग स्कैम मदुराई डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। लेटर को भेजने के बाद ही सगयम को ट्रांसफर कर दिया गया, जो उनके 23 साल की सेवा में 24 ट्रांसफर था। लेकिन यहाँ उनके स्थान पर अंशुल मिश्रा नाम के एक ऑफिसर आए। मिश्रा ने 2 महीनों के अंदर ही कर कार्यवाही की और अगस्त 2012 में उन्होंने 18 स्पेशल टीम्स बनाई, जिन्होंने इलीगल ग्रेनाइट माफिया के 98 क्वायरीज को बंद कराया और उद्योग के बड़े खिलाड़ियों के बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज करवा दिया। 2 पुराने कलेक्टर्स सी कामराज और एन मथिवनन को विजिलेंस और एंटी करप्शन विभाग के द्वारा भी जांचा गया। दोषी अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और उनको काम से निकाल दिया गया। साल 2013 में मिश्रा ने अपने फाइंडिंग्स की एक फाइनल रिपोर्ट तमिलनाडु सरकार को भेजी, जिसमें उन्होंने एक ₹10,000 करोड़ वाले स्कैम का जिक्र किया था। लेकिन जब मिश्रा अपनी जांच को खत्म करने वाले थे तभी उन्हें चेन्नई ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन यह 1 साल बाद ही मद्रास हाई कोर्ट ने PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सुनते हुए सितंबर में फिर से केस को सगयाम की तरफ मोड़ दिया और उन्होंने स्पेशल ऑफिसर कम लीगल कमिश्नर बनाया गया इसी स्कैम को जांच करने के लिए, जिससे मदुराई में ग्रेनाइट स्कैम के खिलाफ किए गए कार्रवाई की जांच हो सके। और अब ऑफिसर यू सगयाम के द्वारा किए गए फर्दर एक्शंस को जानने के पहले हम फिलहाल ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस स्कैम को अंजाम किस तरीके से दिया गया था, वो भी एक सरकारी जमीन पर। यहाँ पहले से ही कई प्राइवेट कंपनीज पट्टा जमीनों के बाहर कृषि जमीन और पंचामी लैंड, जो कि राज्य सरकार द्वारा दलितों को दिया गया था, उन्हें धमकाकर और जबरदस्ती अपने कब्जे में लेने का काम यहाँ पर माइनिंग माफियाज कर रहे थे। पर यह दुख की बात यह है कि स्कैम के अंदर बड़ा हिस्सा स्थानीय अधिकारियों के सहायता से हुआ था। वैसे इसी इलीगल माइनिंग को निपटाने के लिए 1970s में एक
पूरी तरह से सरकारी कंपनी तमिलनाडु मिनरल्स या तमिन को बनाया गया था, जिसका उद्देश्य था कि राज्य में माइनिंग एक्टिविटीज को संभाले। लक्ष्य ये था कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को ध्यान से और रेगुलेशंस के हिसाब से माइन करे और राज्य को रेवेन्यू इसकी वजह से मिल सके। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्टेट गवर्नमेंट ने तमिन को ग्रेनाइट माइनिंग के अधिकार और भी सबसे अच्छे क्वालिटी वाले ग्रेनाइट के भरपूर क्वारीज का किराया देने का अधिकार भी दे दिया और यहाँ से भ्रष्टाचार की कहानी शुरू होती है। तमिन उनके पास में इक्विपमेंट मैन पावर न होने के बहाना देते हुए वो क्वारी माइनिंग ऑपरेशंस को एक प्राइवेट कंपनी को सबलीज कर देते हैं, जो कि खुद नियमों का एक बहुत ज्यादा बड़ा उल्लंघन है। एक आरटीआई या राइट टू इन्फॉर्मेशन के रिस्पॉन्स में तमिन ने घोषित किया था कि जनवरी 2014 तक उनके पास में सिर्फ 4 एक्सकवेटर्स, 4 क्रेन्स, 25 पोर्टेबल कंप्रेसर्स, 7 जेनसेट्स है। ये किसी भी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत कम मात्रा है और एक माइनिंग कंपनी जो पूरे स्टेट का संभाल रही है उसके लिए ना के बराबर मशीन्स है। और ये एक बहुत शॉकिंग बात थी। तमिलनाडु माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स 1959 के रूल 36F के मुताबिक तमिन क्वारिंग लीज को असाइन, सबलेट, मॉर्गेज या अन्य तरीके से ट्रांसफर नहीं कर सकता और स्पेशली बिना स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट और राइटिंग में लिए हुए इन चीजों को वो नहीं कर सकता। परंतु ऐसा कंसेंट को राइटिंग में तमिन ने नहीं लिया और फिर भी जो है सबलीटिंग और सबलेजिंग कर दी थी। अगला कदम होता है प्राइवेट माइनिंग कंपनीज के साथ का कॉन्ट्रैक्ट। तमिन प्राइम क्वारीज को 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत सब लीज करता है और रीजिंग कम सेल कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों में से दूसरा अधिक पसंद किया जाता है। जबकि रीजिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्राइवेट कंपनी को ग्रेनाइट का खनन करने की अनुमति देता है, तो रीजिंग कम सेल कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनी को ना सिर्फ ग्रेनाइट का खनन करने की अनुमति देता है बल्कि उन्हें तमिन से एक छोटे से फीस के ऊपर बड़े ब्लॉक्स को कमर्शियल रूप में बेचने की भी अनुमति देता है। प्रभावी रूप से तमिन बेसिकली फीस लेकर प्राइवेट कंपनीज को बड़ा मुनाफा कमाने देती थी। होना यह चाहिए था कि अगर कंपनी को दिया भी जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट बाइनिंग करके ग्रेनाइट को निकालने के लिए, तो तमिन को एक फीस देकर वो ग्रेनाइट निकलवा के फिर बाद में खुद बेचना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से ऑपरेशंस को प्राइवेटाइज कर दिया गया। एक और पहलू ऐसा है जिसमें खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार दिखाई देता है, वो है माइनिंग प्लान। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट क्वारीज को तमिन को किराए पर देती है, इसका जिम्मा तमिन पर आता है कि वो माइनिंग प्लान तैयार करे। माइनिंग प्लान एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये बताया जाता है कि ग्रेनाइट खनन किए जाने के लिए कितना काम किया जाना पड़ेगा, कौन सा टाइप का ग्रेनाइट जमीन से बाहर निकलेगा और ये सब रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं। क्योंकि तमिन को मुख्य क्वारीज मिलती है, ग्रेनाइट की रिकवरी रेट आमतौर पर 40 to 60% होती है। कई खानों में रिकवरी रेट 80 to 90% तक होती है। लेकिन तमिन अपने प्लान में इसको जानबूझ के कम दर्जे का बताता था, यानी सिर्फ 2 to 3% रिकवरी रेट ही बताता था। यानी अगर 100 किलो ग्रेनाइट निकल रहा है तो बोलते थे कि 2-3 किलो ही निकल सकता है इस माइन के अंदर, लेकिन जो है 8 से 9 किलो एक्चुअल ग्रेनाइट निकलता था। कुछ केसेस में 38 to 58% निकलता था और ये सारा जो ग्रेनाइट है ये अनअकाउंटेड था, यानी जो प्राइवेट माइनर्स है वो इसको लेके चले जाते थे। बेसिकली तमिन के सहयोग के बिना ये पूरा का पूरा स्कैम करना पॉसिबल था ही नहीं। तमिन के द्वारा किए गए इस खुलेआम भ्रष्टाचार के कारण तमिलनाडु की ग्रेनाइट माइनिंग इंडस्ट्री फ्लॉप हो जाती है और यहाँ आंकड़े कहानियां सुनाती है। स्कैम के दौरान 2003 से 2012 तक तमिन, जो राज्य के लिए एक बड़ी मात्रा में रेवेन्यू जनरेट करने वाली बॉडी थी, धीरे धीरे भारी नुकसान में जाने लगी। ग्रेनाइट एक्सपोर्ट्स का मूल्य स्थिर रूप से घटना शुरू हो जाता है और साल 2000-2001 में जिसकी वैल्यू 7.84 करोड़ रुपीस थी, वो 2009 से लेकर 12 के बीच में जीरो हो जाती है। ग्रेनाइट माफिया पर क्रैकडाउन होने के बाद साल 2013-14 में एक्सपोर्ट की वैल्यू अचानक बढ़ के 15.57 करोड़ रुपीस तक पहुंच जाती है। ऐसे प्रकाशित आंकड़ों के बावजूद अजीब बात यह है कि इतने सालों में ना राज्य सरकार ने कोई गंभीर कार्रवाई की और ना तमिन ने अपने ऑफिसर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई की जो सरकारी क्वारीज को लूटने में प्राइवेट कंपनीज का सहयोग करते थे। साल 2012 में मदुरई में 3 जूनियर तमिल अधिकारियों को स्कैम में सहयोग करने के लिए गिरफ्तार तो किया जाता है, लेकिन उसके आगे सस्पेंशन के अलावा कुछ ज्यादा नहीं होता। एक आरटीआई के जवाब में तमिन ने इसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए भी इनकार कर दिया। इस स्कैम का पर्दाफाश होने के लिए 8 अगस्त 2012 में पुलिस ने 12 ग्रेनाइट कंपनीज पर रेड की और उनमें सुपरवाइजरी पोजीशंस पर काम करने वाले 23 लोगों को गिरफ्तार किया। इन 23 लोगों में 14 पीआरपी एक्सपोर्ट से थे, 3 सिंधु ग्रेनेड्स, 2 जीजी ग्रेनेड्स और 4 मदुरा ग्रेनेड्स। पर अब आती है वो घड़ी जब साल 2015 में अपॉइंट किए गए लीगल कमिश्नर यू सगयाम ने स्कैम को लेकर 600 पेजेस की रिपोर्ट को मद्रास हाईकोर्ट में सबमिट किया, जिससे स्कैम का टोटल अमाउंट खुलासा हुआ और ये वो रेवेन्यू लॉस था जो तमिलनाडु गवर्नमेंट को हुआ। साल 2020 में पीआरपी एक्सपोर्ट्स के मालिक, बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस रखने वाले बिलियनियर पीआर पलनसमी को हाईकोर्ट ने इस ग्रेनाइट स्कैम का मेन अक्यूज घोषित किया। यहाँ दुराई दयानिधि, जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एम के अजहागिरी के बेटे थे, उनको भी इस मामले में कोई अक्यूज बताया गया,
जबकि दुराई, दयानिधि और दूसरे लोग जो चार्जशीटेड थे उन्हें पहले ही अरेस्ट के पहले प्री अरेस्ट बेल मिल गई। कई लोगों को अरेस्ट किया गया लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया, जबकि तब के मेलूर जेएम केवी महेंद्र भूपति ने इस मामले को खुद ही छोड़ देने का फैसला किया इंक्वायरी से। हालांकि कई अधिकारियों के ऊपर 98 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए थे तो उन्हें सेशंस कोर्ट में जाना चाहिए था, लेकिन ये केसेस कभी गए ही नहीं। सोचिए क्या होता अगर धर्मलिंगम जैसे जागरूक नागरिक इस इलीगल माइनिंग ऑपरेशन पर नजर नहीं रख सकते। जो नुकसान होना है तो वो हो गया, लेकिन कुछ IAS ऑफिसर्स की वजह से चीजें बाहर आई। लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये स्कैम को अंजाम देने के लिए भी ज्यादा बड़ा जो भाग था वो भी IAS ऑफिसर्स और कई गवर्नमेंट अधिकारियों का ही था। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में।